नमस्कार। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। लोकसभा के तीसरे चरण का चुनाव खत्म हो गया है। बात मध्य प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों की करें तो शाम 5 बजे तक 62.28% मतदान हुआ। सबसे ज्यादा दिग्विजय सिंह की सीट राजगढ़ में मतदान हुआ। यहां शाम 5 बजे तक 72.08% वोटर अपने मतों का प्रयोग कर चुके थे। तो शिवराज सिंह की सीट विदिशा में 69.2% और ज्योतिरादित्य सिंधिया की सीट गुना में 68.93% वोटिंग हुई है। सबसे कम वोटिंग भिंड सीट पर हुई है। बात छत्तीसगढ़ की करें तो लोकसभा की सीटों पर शाम 5 बजे तक 66.87% मतदान हुआ। एक और तीसरे चरण में मध्य प्रदेश की 9 लोकसभा की सीटों पर मतदान चल रहा था, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी धार और खरगोन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे और कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर जमकर प्रहार कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस पर धर्म के नाम पर आरक्षण देने का आरोप लगाया। उन्होंने कर्नाटक का उदाहरण देकर कांग्रेस और इंडी अलायंस को घेरा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहेब अंबेडकर की पीठ में छुरा घोंपा है, संविधान की पीठ में छुरा घोंपा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुझे 400 सीटें इसलिए चाहिए ताकि मैं कांग्रेस और इंडी गठबंधन की हर साजिश को रोक सकूं। उन्होंने कहा कि जब तक मोदी जिंदा है, नकली सेकुलरिज्म के नाम पर भारत की पहचान मिटाने की कोई भी कोशिश मोदी सफल नहीं होने देगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का पाकिस्तान प्यार चरम पर पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन वाले अपनी अपनी विरासत बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्लिम समुदाय का खुले तौर पर भी नाम लिया और कहा कि वो धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं देने देंगे। खास बात यह है कि यह पहली बार है जब देश का कोई प्रधानमंत्री खुले तौर पर मुस्लिम समाज को आरक्षण देने का विरोध कर रहा है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मतदान का क्या हाल रहा, हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके पास हम चलेंगे। छत्तीसगढ़ से मेरे साथ दीपक मौजूद होंगे और भोपाल से मेरे साथ कुलभूषण सक्सेना मौजूद होंगे। सबसे पहले मैं कुलभूषण के पास चलूंगा। कुलभूषण, चिंता इस बात को लेकर हो रही थी पूरी भारतीय जनता पार्टी की, पूरी बीजेपी की, कि मतदान का प्रतिशत जिस तरीके से गिर रहा है, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए पार्टी के नेता, यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब खरगोन और धार में जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो वो अपनी उंगली, यानी कि वो उंगली जहां पर उन्होंने वोट डाला, उस पर वोट डालने का निशान दिखाते हुए संबोधित कर रहे थे। वो ये संकेत दे रहे थे कि वोट जरूर डालना, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि जितना वोट परसेंटेज बढ़ेगा उतना फायदा बीजेपी को मिलेगा। ये एक संकेत था। कुलभूषण हमारे साथ मौजूद हैं, उसके बाद दीपक के पास चलेंगे। कुलभूषण, क्या रहा मध्य प्रदेश का मतदान, किस सीट पर कितना? अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में आज जो वोटिंग परसेंटेज रहा है, सबसे पहले तो हम राजनीतिक तापमान के साथ मौसम के तापमान की भी अगर बात करें तो 42 डिग्री सेल्सियस जो है मौसम का तापमान रहा है। और 5 बजे तक अगर हम मध्य प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों की बात करते हैं कि किन सीटों पर कितने प्रतिशत मतदान हुआ है, क्योंकि पहले और दूसरे चरण में जो मतदान प्रतिशत कम हुआ था, इससे कहीं ना कहीं बीजेपी की चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही थी। हालांकि जो राजनीतिक विशेषज्ञ है वो अलग अलग पार्टियों के फायदे और नुकसान की बातें कहते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन आज हम 5 बजे तक अगर बात करें, सबसे पहले बैतूल में 67.97, भिंड में 50%, इसके साथ ही भोपाल में 58%, गुना 68, ग्वालियर 57, मुरैना 55, राजगढ़ 72, राजगढ़ में 5 बजे तक 72। तो अभी हमने राजनीतिक विशेषज्ञों से चर्चा की तो उनका यही कहना है कि राजगढ़ जो सीट है, अगर वोटिंग परसेंटेज यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो दिग्विजय सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती है। हालांकि सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान होना है और ऐसी स्थिति में जो एक फाइनल आंकड़ा आएगा 8 या 9 बजे के लगभग ये फाइनल आंकड़ा आएगा और राजगढ़ का जो आंकड़ा है 72 से 76 या 77 हो सकता है। सागर 61 और विदिशा 69। जो हमने ये आंकड़े बताए ये 5 बजे तक के हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में मौसम के तापमान के साथ साथ राजनीतिक जो टेम्परेचर है वो भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने जब मध्य प्रदेश के दौरे पे थे तो उन्होंने
साफ तौर पे बीजेपी संगठन को एक संकेत दिए थे कि हर एक बूथ पर 370 जो मतदाता हैं उन्हें नए जोड़ने भी हैं और उन्हें उनके वोट बढ़ाने हैं। लेकिन जो पहले और दूसरे चरण में वोटिंग हुई उससे कहीं ना कहीं ये चिंता बीजेपी को बढ़ने लगी कि नए जो मतदाता हैं वो तो नहीं जुड़े लेकिन उससे और कम होते हुए नजर आए। तो इसके जो फायदे हैं, इसके जो नुकसान हैं, इसको लेकर चर्चा होने लगी। लेकिन इस बीच एक बड़ी बैठक प्रदेश बीजेपी कार्यालय में हुई। बूथ सहित जो पन्ना प्रमुख है, मध्य प्रदेश में 64,700 बूथ है। ऐसी स्थिति में जो बीजेपी का संगठन 64,700 बूथों में जिन कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की है, एक बूथ में 5 कार्यकर्ता, उनको जो जिम्मेदारियां दी गई थी कि कैसे लोगों को घरों से बाहर निकाला जाए, कैसे केंद्र और राज्य सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम जनता को गारंटी देते हुए नजर आ रहे हैं, इसका जोरों शोरों से प्रचार करें और आम जनता। बिल्कुल ठीक कहा आपने कुलभूषण, बिल्कुल ठीक कहा। और सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश का संगठन, मध्य प्रदेश वैसे भी आरएसएस के लिए एक प्रयोगशाला रही है और उसकी जमीन भी रही है, क्योंकि देश भर में जितने भी प्रचारक हैं वो यहीं से निकले हैं, संघ के बड़े पदों पर बैठे हैं। इसलिए मध्य प्रदेश को एक संकेत देना था और मध्य प्रदेश ने वो संकेत दिया। पिछले 2 चरण में मतदान बहुत गिरा, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश की जो सभी सीटें हुई, 9 सीटें हैं, उन 9 सीटों पर करीब करीब, यानी कि 2019 में जो मतदान था करीब करीब वही मतदान नजर आ रहा है। 1-2% ऊपर नीचे कहीं हो सकता है, कहीं पर बढ़ा है और कहीं पर कम हुआ है, जैसे ग्वालियर में थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। लेकिन यह बड़े संतोषजनक बात है, क्योंकि बीजेपी मानती है जितना मतदान होगा उतना ही हमें फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका कुलभूषण। दीपक हमारे साथ बने हुए हैं, दीपक के पास हम चलते हैं। दीपक, छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या रही? देखिए 7 सीटों पर मतदान था और आखिरी चरण का यह मतदान था। इसके बाद छत्तीसगढ़ का मतदान खत्म हो चुका और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 66.87% मतदान हुआ है कुल मतदान की यदि बात की जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिलासपुर और रायपुर सबसे फिसड्डी रहे। 61 के आसपास रायपुर में मतदान हुआ और 60 के आसपास बिलासपुर में मतदान हुआ है। और सबसे ज्यादा जो मतदान हुआ है वो रायगढ़ में हुआ है, 75.84%। तो ये समझा जा सकता है कि जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे, जिस तरह की चर्चा थी, उन सब के बीच, क्योंकि मौसम भी बहुत मेहरबान रहा। मौसम आज उस तरह की गर्मी नहीं थी जिस तरह की रोजाना गर्मी थी। अभी भी मेरे पीछे बारिश हो रही है और जो दिन का तापमान था वो भी 38 के आसपास था। लेकिन ऐसा तापमान नहीं था कि लोग घरों से बाहर ना निकले या लोग बाहर ना निकले या मतदान ना करें। शाम की कमोवेश ये स्थिति हो गई, बहुत अच्छी हवा चलने लग गई थी। उसके बावजूद भी जो रायपुर का मतदाता था वो घरों से बाहर नहीं निकला। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए सोचने वाली बात है, क्योंकि जब आज हम बृजमोहन अग्रवाल से बात कर रहे थे तो वो ये तो आश्वस्त है कि हम जीत रहे हैं। वो इस चीज की चर्चा कर रहे थे कि जो मेरी जीत का अंतर होगा वो मुझे 8 लाख के आसपास पहुंचाना है। क्योंकि आपको ज्ञात होगा कि रायपुर से ही 8 बार के सांसद रहे जो मौजूदा राज्यपाल है महाराष्ट्र के। इस बार बृजमोहन अग्रवाल को मौका मिला है। तो ये सीट जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पास लगातार रही है, उसके बाद अब जीत के अंतर की चर्चा की कितनी बड़ी जीत से जीतेंगे। दीपक, एक चीज पूछना चाहते हैं आपसे, क्योंकि जिस तरीके से दिखाई दे रहा है मत प्रतिशत, क्या ये फाइनल काउंटिंग है? यानी कि जो फिगर निकल कर आया है, जो आंकड़ा निकल कर आया है, दीपक मेरी आवाज आपको आ रही होगी, जो आंकड़ा निकल कर आ रहा है, क्या ये फाइनल टैली है इलेक्शन कमीशन की मतदान की? दीपक मेरी आवाज आ रही है? इतना कम मतदान होना, दीपक मेरी आवाज आ रही है आपको? दीपक मेरी आवाज आ रही है आपको? लगता है दीपक को मेरी आवाज नहीं मिल पा रही। दीपक लगातार बोल रहे हैं, असल में वो सुन ही नहीं रहे किसी के सामने। वो ये लगातार महत्वपूर्ण बात है, ये जो टैली है वो हम इसलिए जानना चाहते थे कि रायपुर में अब तक 2019 में 68% मतदान हुआ और शाम 5 बजे तक मतदान 61% दिखाया जा रहा है। तो क्या ये फाइनल टैली आ चुकी है? क्या ये जो समीकरण, जो आंकड़ा हम दिखा रहे हैं, ये फाइनल है? दीपक मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी बिल्कुल जी, असल में आप रेलगाड़ी की तरह बढ़े जा रहे थे, हम आपको सिग्नल दे रहे थे, आप रुक ही नहीं पा रहे थे। मैं ये जानना चाह रहा हूं दीपक कि जो ये मतदान का प्रतिशत, हम असल में अपने दर्शकों को एक टैली दिखा रहे हैं, 2019 में जो मतदान का प्रतिशत आया है और अभी जो हमारे पास आंकड़ा निकल कर आया है, क्या इलेक्शन कमीशन ने सभी सीटों का फाइनल आंकड़ा दे दिया है कि इतने प्रतिशत हो गया? यानी कि 2019 में अगर 68% मतदान हुआ था तो अब तक 61% कुछ दिखा रहा है। क्या यह फाइनल टैली है या मतदान अभी और बढ़ सकता है? इलेक्शन कमीशन आंकड़े अभी और जुटा रहा है।
देखिए आंकड़े जुटाए जा रहे हैं क्योंकि 6 बजे तक मतदान होना था और कुछ बूथों पर अभी भी मतदाता अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे क्योंकि उनको टोकन दे दिया गया था। ये कहा जाता है कि 6 बजे के अंदर, 6 बजे का जो समय है गेट बंद होने से पहले, यदि आप जो मतदान की जो लाइन है, मतदान करना है जहां पर आपको, वहां यदि आप पहुंच जाते हैं तो आपको एक टोकन दे दिया जाता है। उस टोकन के आधार पर आप मतदान कर सकते हैं। तो अभी आंकड़े आने बाकी है, आंकड़े आने बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे दीपक आपका। तैयारियों की एक संकेत आपने दे दिया कि अभी आंकड़े आने बाकी हैं, ये मतदान का प्रतिशत बढ़ सकता है। मुझे लगता है रायपुर में भी बढ़ सकता है, बिलासपुर में भी अभी कम दिखा रहा है, वहां भी बढ़ सकता है क्योंकि 1 घंटे का समय बहुत होता है। हम अपने शुक्रिया करेंगे दीपक का, अपने मेहमानों के पास चलेंगे और उनके साथ बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या मानते हैं, वो इस संकेत को क्या मानते हैं। क्योंकि बीजेपी की चिंता इस बात को लेकर थी कि मतदान का जो प्रतिशत गिर रहा है वो आखिर क्या कहता है। क्या लोगों का रुझान कम हो रहा है, क्या लोगों का रुझान कम हो रहा है, या फिर कोई और बात है। बीजेपी के तमाम जानकार कह रहे थे कि विपक्षी पार्टियों में निराशा है, इसलिए वहां पर मतदान नहीं है। हमारे मेहमान दोनों इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंजन जी हमारे साथ मौजूद हैं, इसके साथ साथ हमारे साथ बाबूलाल शर्मा जी हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। बाबूलाल जी, छत्तीसगढ़ क्या कहता है, क्योंकि 2019 का अगर आंकड़ा देखा जाए, अभी 1 घंटे की पोलिंग और है, वहां पर काउंटिंग जारी है, मुझे लगता है करीब करीब मतदान का प्रतिशत वही रहेगा। 1% बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन मतदान का प्रतिशत वही रहेगा जो दिखाई दे रहा है अगर रायपुर को छोड़ दिया जाए तो। और ये संकेत क्या कहता है? नहीं, रायपुर के भी जो आंकड़े हैं वो उत्साहजनक हैं, कम नहीं है। 61% तो अभी का बता रहे हैं, जो अभी वोटिंग चालू है कुल मिलाकर के 3% का फर्क पड़ता है। जो फाइनल आंकड़े आते हैं 3%, 2% ऐसे बढ़ के आते हैं। जो अभी बताए जा रहे हैं उनसे बढ़ के मिलेगा। एक चीज ये हुई। दूसरी चीज जो है, जो स्थिति छत्तीसगढ़ में देखी गई है, अभी मैंने एक दृश्य देखा कि लाइन तो लगी है लेकिन बहुत ही मूवमेंट एकदम स्लो था। एक व्यक्ति के ऊपर में 2 से 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक के लग रहे थे, तो उससे कई लोग खींच करके जो है लाइन से निकल के चले गए। ये भी एक बड़ा कारण जो है उन चीजों में आया जिसका परसेंटेज कम होती है। और जिस तरीके से बाकी जगहों का अगर तुलना करेंगे तो छत्तीसगढ़ में अन्य जगहों की तुलना से ठीक ठाक मतदान हुआ है। और इसमें जो है ग्रामीण क्षेत्र की जनता की जागरूकता ज्यादा देखने में आ रही है, शहरी क्षेत्रों के अलावा। शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण में ज्यादा बेहतर स्थिति है। और जो स्थिति यहाँ चल रही है, एजेंडे पे बात हो रही है, एजेंडे पे चर्चा हो रही है। जनता के बीच हम जाते हैं तो एजेंडे पे चर्चा करते हैं। भाई, भारतीय जनता पार्टी ने तो वास्तव में बिल्कुल क्लियर एजेंडा ले लिया है कि वो कहीं भी इनकार नहीं कर रही है इस बात से कि वो हिंदुत्व, हिंदू मुस्लिम करने में न गुरेज है उसको। सनातन पर राजनीति स्पष्ट रूप से ओपन है, कहीं कोई गुरेज नहीं है। धर्म की राजनीति हो रही है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, तो अब वो जायज हो गई है। इस तरह की बातें लोगों के बीच में चलती हैं। लोग कहते हैं कि न चुनाव आयोग, न बुद्धिजीवी, न चैनल, न अखबार, कोई भी जो है ये धर्म की राजनीति पर कोई कुछ नहीं कह पा रहा है। क्यों, क्या कारण है, ये कुछ समझ में आ नहीं रहा है। और जिस तरह से जो बातें हो रही हैं उससे ये साबित हो रहा है कि जो चुनाव का पैटर्न है वो बहुत कुछ बदल गया है। बहुत कुछ चुनाव का पैटर्न तो बदल गया है। बाबूलाल जी, आप ठीक कह रहे हैं, चुनाव के मुद्दे भी बदल गए हैं। और सबसे बड़ी बात जिसमें आपने जिस इशारा किया है कि शायद ही देश का कोई प्रधानमंत्री हो जिसने सीधे मुस्लिम समाज को इस तरीके से चुनाव के मुहाने पर खड़े होकर टोका हो। और किसी भी सभा में इस तरीके से कहा जाता है, अल्पसंख्यक कहा दिया जाता है, खास वर्ग समुदाय, वर्ग विशेष कह दिया जाता है, लेकिन पहली बार देश के किसी प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि मैं मुस्लिम समुदाय को जीते जी आरक्षण नहीं लेने दूंगा। और सीधे सीधे विपक्षी पार्टियों को यह भी संकेत दे दी है कि ये इस देश के संसाधनों का इस्तेमाल मुस्लिम समुदाय को देने के लिए कर रहे हैं और ये सारी चीजें उनके लिए कर रहे हैं। यानी कि लकीर साफ है, हिंदू और मुस्लिम दूसरी विपक्षी पार्टियों का एक अपना वोट बैंक रहा है। वो हमेशा मुस्लिम वोट बैंक के इर्द गिर्द राजनीति करती भी रही है। कभी उन्होंने हिंदू को लेकर खुलकर राजनीति की, और यहीं पर बीजेपी ने, देश के प्रधानमंत्री ने उनको ट्रैप कर लिया कि आप मुस्लिम के लिए खुलकर विरोध कर नहीं पाओगे, हिंदू के लिए आप खुलकर पक्ष में जा नहीं सकते। मैं जा सकता हूं, मैं 70 और 80% की राजनीति करूंगा, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम भी करके दिखाओ। रंजन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रंजन साहब, यानी कि साफ है
इस देश में अभी हिंदू और मुस्लिम की राजनीति चलेगी। राम मंदिर के बाद मथुरा, भोजशाला और ज्ञानवापी पे बहस और आगे बढ़ेगी। विपक्षी पार्टियों के पास तय करने के लिए कुछ नहीं है कि उन्हें करना क्या है। वो 70 और 80% के साथ रहना चाहते हैं, 90% के साथ रहना चाहते हैं, या 30 और 35% के साथ अपनी राजनीति बनाते हुए, इर्द गिर्द करते हुए कंफ्यूजन में अपना समय गुजारेंगे, चाहे वो 2029 का ही चुनाव क्यों ना हो। मनोज जी, बहुत सही बात आपने कही। पहले फेज के बाद ये लगभग क्लियर हो गया कि जनता में एक उदासीनता है। मैं वोटिंग परसेंटेज की बात कर रहा हूं, और वैसे भी हम लोग जहां जहां विजिट कर रहे हैं मनोज जी, जहां जहां किया हम लोगों ने, वो उत्साह पिछले वाला नहीं था, 1914 का भी नहीं था। तो बीजेपी को समझ में आ गया कि मामला गड़बड़ है, और अगर वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ाएंगे हम, या जिन मुद्दों की आप बात कर रहे थे वही ऐसे मुद्दे हैं जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा सकते हैं, पोलराइज कर सकते हैं, हमारे पक्ष में वोट डाल सकते हैं। एक बात तो क्लियर है मनोज जी, चाहे जिस डिग्री में हो, अब की 2024 में यह दिख रहा था कि जनता के वर्ग में महंगाई एक मुद्दा है, जनता के वर्ग में बेरोजगारी एक मुद्दा है, खासकर यूथ नौकरी को लेकर, रोजगार को लेकर बहुत परेशान है। तो यह वोट कन्वर्ट ना हो जाए विपक्ष के तौर पे कांग्रेस के लिए, जो भी विपक्षी पार्टियां हैं, इसको बीजेपी ने टाइमली सेंस कर लिया, मतलब अपने हिसाब से टाइमली सेंस कर लिया। और आपने जिस स्टेटमेंट की बात की प्रधानमंत्री की, उससे ज्यादा खतरनाक स्टेटमेंट पहला था उनका, जो उन्होंने कहा कांग्रेस मुस्लिमों को, जिनके ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनको संसाधन देना चाहती है, और उसी में उनका घुसपैठी है। तो 10 साल से तो बीजेपी की सरकार है, प्रधानमंत्री आप हैं, अगर वो घुसपैठी हैं तो आपने एक्शन क्या लिया। लेकिन चुनाव में जैसे होता है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो एक क्लियर है जो आप बता रहे थे, बीजेपी इस चीज को हिंदू मुस्लिम पैटर्न पे चुनाव लड़ना चाहती है, क्योंकि उनको लगता है कि जो 2-3 फेजेस है जिसमें ज्यादा सीट बीजेपी की है, अगर हमारे हाथ में नहीं है तो 400 तो क्या 250 भी पार होना मुश्किल है। तो खुल करके, चाहे हमारे मोहन यादव हैं सीएम, यहाँ मुख्यमंत्री, मथुरा की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अभी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ गुना आए थे, उन्होंने कहा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जनता से बोल रहे हैं। तो जो बाबूलाल साहब बोल रहे थे कि बहुत खुलेआम, और मेरठ में हमारे जो कैंडिडेट है बीजेपी के, साथ फोटो लेके चल रहे हैं भगवान राम का। तो एक पार्ट जो है, अगर एकेडमिक मुद्दा हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन है कहाँ, वो डिफरेंट इश्यू है, ठीक है। तो फैक्ट है कि भाजपा खुल करके हिंदू मुस्लिम, राम और कृष्ण, मथुरा, काशी, इस पे चुनाव लड़े, राम मंदिर चुनाव लड़े। ये सब बाबूलाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, आपने ठीक कहा, बाबूलाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। बाबूलाल जी, एक वैश्विक स्तर पर हमने पहचान बनाई है। अब सबसे बड़ी चीज है कि पहला और दूसरा फेस आप देखें, मतदान बहुत कम हुआ, ये भी कहा जाता रहा। कुछ लोगों ने कहा कि साहब संघ ने थोड़ा सा हाथ खींचा, संघ कहीं ना कहीं किसी मुद्दे पर एक मत नहीं हो पा रहा था। लेकिन उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर गए, नागपुर में उन्होंने वहां पर रात बिताई, उसके बाद तमाम नागपुर के जो संघ के लोग हैं, नेता हैं, उनसे बातचीत की। उसके बाद फिर संघ अपने घरों से निकला, उसने कमर कसी और मतदान का प्रतिशत बढ़ा। देश के प्रधानमंत्री ने भी उंगली दिखाई, जिसमें उन्होंने वोट डाला था, वो निशान था, और उंगली दिखाते हुए भाषण कर रहे थे कि भैया मतदान जरूर करो, देखिए आप संकेत को समझिए। वो तस्वीरें इस वक्त टीवी पर चल रही हैं। लेकिन हमने एक पहचान बनाई, देश में मजबूत सशक्त नेतृत्व भी है, बहुत सारे अच्छे काम भी हुए, बावजूद इसके विपक्ष जिन मुद्दों को उठा रहा, और अभी से नहीं उठा रहा, 2014 के बाद, लोकसभा के बाद जो विधानसभा चुनाव हुए उससे 18 के साथ जो बातें की गई थी घोषणा पत्र में, सबको घर दिया जाएगा 22 तक, वो नहीं मिल पाया, गरीबी खत्म होगी, वो नहीं मिल पाई। अगर केंद्र सरकार ने आंकड़े जारी किए कि 25 करोड़ जो लोग हैं वो गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, तो 80 करोड़ लोगों को फिर आप 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं क्यों फ्री दे रहे हैं? तो क्या इस देश में 110-105 करोड़ गरीब हैं जिनके पास खाने को भी अन्न नहीं, अनाज नहीं है? बेरोजगारी का मुद्दा विपक्ष उठा रहा है, महंगाई का मुद्दा विपक्ष उठा रहा है, महंगाई की स्थिति है।
आपने देखा कि नेपाल हमारा मित्र था, उसने नोट पर 100 रुपए के नोट पर हमारे 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र जो हमारे कब्जे में है, हमारे अपने, वो छाप दिए, संविधान परिवर्तन कर दिया। लगातार चीन भारत की सीमा में घुस रहा है, ये तमाम सारी चीजें हैं। विपक्ष उठा रहा है लेकिन जनता मानने को तैयार नहीं। जनता 14 में भी बीजेपी को जिताया, 19 में भी बीजेपी को जिताया, और जो स्थिति दिखाई दे रही है, जो लाइन इस वक्त भारतीय राजनीति की चल रही है, 23 में भी बीजेपी को दिखाएगा। और यही स्थिति अगर है तो 24 में भी ऐसी स्थिति दिखाई देगी। अब विपक्ष मुद्दे तो उठा रहा है लेकिन जनता सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि इन मुद्दों से ज्यादा जनता का ध्यान दूसरी तरफ, हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, सुरक्षा, हमारे संसाधन कोई दूसरा समुदाय ले जाएगा, ये क्या चिंता का विषय है? देखिए, चिंता का विषय तो है। आपने जो सबसे पहले बात की, संघ ने हाथ खींचा, जो दृष्टांत आपने बताया कि संघ क्या और कब किस लिए करेगा, ये किसी के समझ में आ नहीं सकता जब तक कि आप संघ के अंदर नहीं जाएंगे। बंद कमरे में आपको क्या निर्देश दिए जाते हैं, ये आपको कभी समझ में आएंगे नहीं। बाहर जो कहा जाता है वो कमरे में वही बात कही जाती है क्या, ये आपको कभी समझ में आएगा नहीं। संघ का अपना एक स्पष्ट एजेंडा है, उस एजेंडे के सिवाय वो इधर से उधर होती नहीं। अपने एजेंडे से किसी भी प्रकार का समझौता संघ नहीं करती है। जरा सा भी इधर उधर होता है तो वो बड़े से बड़े लोगों को किनारे करने से गुरेज नहीं करेगी। ये भी इतना मेरे समझ में उनके बारे में आया है। और देखिए, जो अभी चल रहा है देश के अंदर में, आप ध्यान से देखेंगे तो एक अच्छी बात यह है कि कांग्रेस इस वक्त वो उन मुद्दों को छू रही है जिन मुद्दों पर लोग बात कर रहे हैं, महंगाई, रोजगार। लेकिन बाबूलाल जी, असर कहां हो रहा है? तीनों स्टेट साफ हो गए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। लोकसभा में भी देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता नेताओं से बात कीजिए, हताशा है, निराशा है, अपने नेतृत्व पर भरोसा नहीं है, नेतृत्व कंफ्यूज है, वो मुद्दों को ही नहीं पकड़ पा रहा, वो मुद्दों को नहीं समझ पा रहा। बाबूलाल जी, अब ये कहते हैं ना कि जनता प्रजातंत्र की मालिक है। जनता जो समझ जाए, तो हिंदू पोलराइजेशन जो हुआ है वोटों का, वो एक इतना बड़ा मुद्दा है, आप ध्यान से देखेंगे समझेंगे। और इसीलिए जो है प्रधानमंत्री के मुंह से मुसलमान और मुस्लिम शब्द निकलना शुरू हुआ है, ताकि वो बात बनी रहे, वो स्तंभ गड़ा रहे। नहीं तो 14 में भी यही था बाबूलाल जी, 14 में भी यही था। नहीं, आपने 14 में देखा, आपने खुद बताया है कि अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल होता था। अभी तो मैं कितने भाषण देख चुका हूं जिसमें मुस्लिम शब्द, मुसलमान शब्द बार बार प्रधानमंत्री कह रहे हैं। और संविधान की बात में बाबा साहब अम्बेडकर आ जाए तो भी नहीं, मैं भी मानता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर आ जाए तो संविधान नहीं बदलेगा, लेकिन संविधान में संशोधन को कौन रोक लेगा। आपने भी संशोधन किया है, 103 संशोधनों के लिए 126 संविधान संशोधन के पत्र आ चुके हैं। आपने भी बहुत सारे संशोधन किए, मुझे तो गिनती भी अभी पूरी नहीं हुई है उसकी। आपने 3 तलाक का किया, धारा 370, और बहुत सारे संशोधन किए। तो ये जो संशोधनों के माध्यम से जो संविधान का जो धाराएं हैं वो बदली जाएगी, उस पर चर्चा हो रही है। और आप जो कह रहे हैं वो भी सच है कि बाबा साहब भी आ जाए तो संविधान नहीं बदल सकता। संविधान पूरा का पूरा तो कोई भी नहीं बदल सकता, ये तो हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, मोदी जी भी जानते हैं। लेकिन संविधान की धाराओं को बदला जा सकता है, अमेंडमेंट लाया जा सकता है, ये तो दुनिया जानती है। और 400 का आंकड़ा मुझे इसलिए चाहिए, उन्होंने कह ही दिया है, तो संविधान का नाम भले ही वो न ले रहे हो, लेकिन मुझे 400 का आंकड़ा इसके लिए चाहिए, इसके लिए चाहिए, इसके लिए चाहिए। वो उन्होंने बता दिया कि विपक्ष के मंसूबों को वो पूरा नहीं होने देंगे। रंजन जी, समय खत्म हो रहा है, संक्षिप्त में आपसे एक चीज जानना चाहता हूं कि क्या स्थितियां बदलेंगी, या जिन मुद्दों को विपक्ष उठा रहा है, जो वाकई जनता के कोर इशू हैं लेकिन जनता समझ नहीं पा रही, या आने वाले समय में भविष्य में भी राजनीति इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती रहेगी? मैं संक्षिप्त में मनोज जी उत्तर दूंगा। देखिए, पहली बात तो 14 और 19 की सिचुएशन नहीं है, बहुत ही क्लियर है, इसलिए प्रधानमंत्री बार बार मुस्लिम शब्द यूज कर रहा है। तो उस तरह का जो उन्माद था या जो भी एक जोश था वो तो नहीं दिख रहा। दूसरी बात, विपक्ष जो मुद्दे उठा रहा है, आप याद कीजिए मनोज जी, 2004 में भाजपा हार गई थी, इंडिया साइनिंग के बाद भी भाजपा ने फिर मेहनत किया 10 साल, और फिर 14 बार लगातार शासन में विपक्ष चूक करके रहा है। जो 10 साल विपक्ष के पास थे वो लगातार कुछ भी करते रहे, जो काम करना था वो नहीं कर पाए। ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन विपक्ष खड़ा हो गया है, चाहे प्रधानमंत्री की वजह से या भाजपा की वजह से। हमको लगता है आने वाली स्थिति
विपक्ष के लिए थोड़ी बेहतर दिख रही मुझे। आने वाली स्थिति विपक्ष के लिए बेहतर दिख रही है, लेकिन इन सबके बीच मतदान चल रहा है। मतदान बेहतर हुआ है, मतदान किसके पक्ष में हुआ ये तो रिजल्ट तय करेंगे। लेकिन आने वाले समय में जो मुद्दे हैं, क्या उन मुद्दों के इर्द गिर्द चुनाव होगा? यह बात हिंदू मुस्लिम के इर्द गिर्द घूमेगी, इसके लिए हमको इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल इस चर्चा में हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। विस्तार से चर्चा की, मुद्दों को जानने की कोशिश की और मुद्दे की बात में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।